अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान का कल दोबारा से मैच है इंग्लैंड के साथ और तीसरा मैच है और हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब ये तो ज़रूर जीतेगा, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं ना, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, फिर दूसरे तीसरे मैच में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। ये दूसरा मैच भी जीत जाना था, अगर बारिश ना हुई होती, पहला मैच खेले होते ना तो आराम से दूसरा भी जीत जाना था। लेकिन ये कि फिर बस फैसलों में थोड़ी सी ताखीर हो जाती है, थोड़ा समझने में देरी हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल 10:30 बजे जब मैच पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शुरू होगा तो हमारी नजरें जो मुकम्मल तौर पर मैच के ऊपर होंगी वो खुशी से और ऊपर होती जाएंगी, क्योंकि हमें यकीन है कि पाकिस्तान अब आने वाला मैच जो है वो ज़रूर जीतेगा, अच्छे फैसले करेगा, अच्छे कम्बिनेशन आजमाएगा और इसके बाद जो है वो जो चौथा मैच होगा वो भी पाकिस्तान जीतेगा। तो मेरी बात जो है वो कहीं ना कहीं सच हो जाएगी कि 2-2 से पाकिस्तान ये सीरीज जो है वो जीत जाएगा। सो एवरीवन, इसी के साथ साथ अगर बात की जाए IPL की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL की ट्रॉफी अपने नाम की है। कल मैं देख रही थी, शाहरुख खान बहुत खुशी से बैठे थे, बहुत महंगी चॉकलेट्स खा रहे थे, अच्छा लग रहा था देखकर। इसी तरह से जो है वो अपनी टीम को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और मैं भी कल कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट कर रही थी, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने विन किया। और नाज़रीन, इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि अकेले गुफ्तगू कर रही हूँ, बोरियत ना हो जाए, तो आपके साथ आपको मिलवाते हैं हाफिज इमरान, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाफिज साहब, देखें कल IPL का जब मैच हुआ तो मुझे मतलब मेरी बड़ी एक वाइब थी कि नहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो जीतेगा, और फिर वो जीत भी गया। मतलब मेरी भी बातें आजकल सच हो रही हैं। ज़ंजानी साहब के सितारे, हाफिज साहब का तजिया पहले बताया, अब मैंने पहले लिख दिया था भाई। जीतने के बाद ना कहा करें, जीतने के बाद तो कोई भी कह देगा, मतलब ऐसी बात नहीं है। अब आप हारने कोई टीम जीत जाए उसके बाद देखिए मैंने पहले कहा था। अब आप बताएं कि पाकिस्तान का जो तीसरा मैच है वो कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा। ये तो आपने पहले ही कह दिया ना कि पाकिस्तान ने सीरीज जीत जानी है। इसका मतलब ये है कि आपने तो सारे मैच ही पाकिस्तान को जितवा दिए। नहीं, मतलब सीरीज तो चले नहीं, ड्रॉ हो सकता है ना। आप तो वैसे ना किया करें। देखिए मुझे मैं कल पहले सपोर्ट करी थी कोलकाता नाइट राइडर्स को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल अगर जिस तरह से मतलब उन्होंने विन किया है, IPL की ट्रॉफी उनके नाम हुई है, तो उनके जितने भी प्लेयर्स हैं उनको देखते हुए फील हो रहा था कि ये अच्छी फॉर्म में और आगे कितने डेंजरस हो सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। एक बुनियादी तौर पर IPL में ज़्यादातर मैचेस जो खबरों में रहे वो हाई स्कोरिंग मैचेस थे। फाइनल जो है वो एक तो एक तरफा हुआ और फाइनल को इतना ज़्यादा अच्छा खेल के एतबार से नहीं हुआ। क्योंकि सनसनी नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी। क्राउड को भी अगर आप देखते हैं, खिलाड़ियों की कारकर्दगी को देखें इज्तिमाई इनफरादी तौर पर, तो वो कोई बहुत ज़्यादा दिलकशी का बायस नहीं था, दिलचस्पी वाला फाइनल नहीं था। ये ज़रूर है कि KKR जीत गए हैं। शाहरुख खान की वजह से उस टीम का एक ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में ज़ेर बहस रहती है। और चूँकि IPL को अगर आप देखते हैं तो मजमूई तौर पर वहाँ पर उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री है, और उनकी जो क्रिकेट इंडस्ट्री है, उन्होंने इसकी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि दोनों मर्ज हैं, दोनों का इंज़माम है, क्रिकेट का और शोबिज़ का। तो यही वजह है कि आपको वहाँ पर मुख्तलिफ़ टीमों में उनके जो शोबिज़ के लोग हैं वो नज़र आते हैं। PT जंटा को भी लोग देखते रहे हैं यहाँ पर। फिर इनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, तिजारती कारोबारी इदारे, वो वहाँ पर नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें उसमें हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ फ़ाइनल का है, उसमें क्रिकेट के एतबार से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। अगर दिलचस्पी वाली होती, जो हाई स्कोरिंग मैचेस जो कि सारे टूर्नामेंट में एक मौजूए बहस रहे, फ़ाइनल में वो देखने को नहीं मिला। लेकिन SRH जिसकी क़यादत पैट कमिंस कर रहे थे और दूसरी तरफ श्रेयस जो थे वो क़यादत कर रहे थे KKR की, तो ये एक अच्छा दोनों टीमें बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद ऊपर आई। बिलखुसूस पैट कमिंस की क़यादत में जिस तरीके से SRH ने खेला, ट्रेविस हेड की कारकर्दगी को देखें, क्लैसन की कारकर्दगी को देखें, ख़ुद पैट कमिंस की कारकर्दगी को देखें, दूसरी तरफ से आप मिचेल स्टार्क को देखें कि किस शानदार अंदाज में उन्होंने अपनी टीम के लिए जो उनके नॉकआउट मैचेस थे वहाँ पर परफॉर्म किया है। अगर आप 2015 के वर्ल्ड कप का फ़ाइनल देखते हैं तो उसमें फ़ाइनल में भी जो पहला बॉल किया था, पहला ओवर किया था पैट कमिंस ने, तो उसमें ब्रैंडन मैकलम को उन्होंने आउट कर दिया था। और उस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की टीम की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रैंडन मैकलम के गिर्द घूम रही थी। तो मैकलम को आउट करने के बाद जो उनको झटका लगा वो वापस नहीं आ पाए। इसी तरीके से अगर आप इस वर्ल्ड कप में भी मैचेस देखते हैं नॉकआउट के, तो यहाँ पर भी जो 2023 का वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो आपको मिच स्टार्क बड़े डिफरेंट तरीके से एक डिफरेंट प्लेयर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर भी जब वो नॉकआउट मैचेस पे आए उनको रन्स भी हुए। और ये भी याद रखें कि इस टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी थे
अपनी प्राइस के एतबार से वो ये थे मिच स्टार्क ही थे। मिच स्टार्क थे, तो मिच स्टार्क ने जिस तरीके से नॉकआउट मैचेस पे परफॉर्मेंसेस दी है, इनको एक ओवर में 4 चौके भी पड़े हैं, मतलब 50-50 रन भी हुए हैं। लेकिन नॉकआउट मैचेस में और कल के मैच में भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम के लिए विकेटें ली हैं, ये बहरहाल उनकी एक बिग मैच प्लेयर होने की जो दलील है उस पर बिल्कुल ठीक है। तो इस लिहाज से ठीक है कि केकेआर के फैंस को एक खुशी मिली है, लोगों को शाहरुख खान को खुश देखने का मौका मिला है, उनकी पूरी फैमिली को देखने का मौका उसके साथ साथ टूर्नामेंट का अख्ताम भी हो गया। बड़ी लंबी लीग है और इस टूर्नामेंट को ये देखना ज़रूर है कि क्या वाकई अगर आप 2 माह तक एक लीग खेलते हैं तो क्या वो वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नहीं है। अच्छा, इस हवाले से ना साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल वॉन ने भी ये कहा है, हाफिज़ साहब कहते हैं कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं इनके लिए IPL खेलना ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद साबित हो सकता था एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड एंड पाकिस्तान सीरीज़। तो ठीक है, उनका अपना अंदाज़े बयां है, उनका अपना एक नज़रिया है, उन्होंने इस हिसाब से बात की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि मुझे क्या लगता है, हाफिज़ साहब आप बताएं, क्या ये बात ठीक है? देखिए, माइकल वॉन जो हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर दी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचने की बात है। हाँ। कि अगर आप के बारे में इस किस्म की बातें हों तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। उसकी वजह यह है कि अगर एक इंटरनेशनल टीम को और पाकिस्तान जैसी इंटरनेशनल टीम के बारे में ये बात हो कि आपसे खेलने के बजाय इससे बेहतर है कि अगर आप लीग खेल लें। हाँ। अगर आप लीग मैचेस खेल लेते तो आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारियाँ हो जाती। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए एक लिहाज से है कि उनको जगाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए अपने ट्रैक के ऊपर इस किस्म के बयानात उनको मुतहर्रिक ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि माइकल वॉन ने ये कहा है कि IPL ज़्यादा बेहतर थी, तो ये याद रखना चाहिए कि किसी भी इंटरनेशनल मैच में और बिलखुसूस पाकिस्तान जैसी टीम या फिर इंडियन प्रीमियर लीग या बिग बैश या पाकिस्तान सुपर लीग या कैरेबियन प्रीमियर लीग या फिर आप लंकन प्रीमियर लीग या बांग्लादेश प्रीमियर लीग, दुनिया की कोई भी लीग है। हाँ। उसमें आपको इंटरनेशनल मैच जैसा ना तो प्रेशर होता है, ना आपके स्टेक्स उतने ज़्यादा हाई होते हैं, ना क्वालिटी वो होती है जो किसी इंटरनेशनल मैच की होती है। पाकिस्तान की टीम के साथ जब आप खेलते हैं तो आपको एक ही टीम में 3 शानदार किस्म के फास्ट बॉलर्स को खेलने के ख़िलाफ़ बैटिंग का मौका मिलता है। 3-4 ऐसे आपको टॉप क्रिकेटर्स, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, किसी भी IPL की टीम में तो नहीं है। हाँ। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद आमिर किसी भी IPL की एक टीम में तो नहीं है। इसी तरह से ना ही यहाँ पर कोई इफ्तिखार अहमद IPL की किसी टीम में, ना इमाद वसीम, उनको हाँ। कोई नहीं, लेकिन आपने देखें आगे सामना तो करना है। तो ये अगर इतने अच्छे खिलाड़ी हैं और अगर आप इनकी इनफरादी कारकर्दगी को भी देखें, देखिए पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में कोई बुनियाद इज्तिमाई तौर पर भी कारकर्दगी को बहुत ख़राब नहीं रही है। ये गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेला, जिस वजह से माइकल वॉन हो या और लोग हों वो इस किस्म के ख्यालात का इजहार करते हैं। तो ये इंटरनेशनल मैच में और लीग क्रिकेट के किसी भी मैच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक ये माइकल वॉन, उनका अपना ख्याल है, वो इंग्लैंड के साबिक कप्तान हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी भी की है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि शायद वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि वो मीडिया में रहना चाहते हैं, ख़बरों की ज़ीनत बनना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इससे जुड़ती बात करें ना, देखें उन्होंने ज़रा बोल्ड कह दिया सारी चीज़ें कुछ वाज़े अंदाज में, या आप उसको कहें कि अल्फाज का चुनाव इससे बेहतर हो सकता है। ये कह सकते थे कि होम ग्राउंड सीरीज़ आपको उतना फ़ायदा नहीं दे सकती है जितना आपको ये जब हम किसी के ऊपर तो कैद नहीं कर सकते कि वो हमारी मर्ज़ी की तनकीद हमारे ऊपर करे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप माइकल वॉन की ये बात सुनते हैं तो फिर आपको सौरभ गांगुली की 2023 के वर्ल्ड कप में भी बात सुननी पड़ेगी। हाँ। जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में वो मायार नज़र नहीं आ रहा जो वो खेलते रहे हैं जिसके मुखालिफ, और साथ ही साथ इस T20 लीग की जिसकी इन्होंने बात की है, IPL का हवाला दिया है माइकल वॉन ने, इसी T20 क्रिकेट में या इसी फॉर्मेट के ऊपर उसी वक्त में सौरभ गांगुली साहब ने यह कहा था कि ये जो आपकी T20 क्रिकेट है ना, ये आपको मीडियोकर प्लेयर्स देती है, ये आपको टॉप क्रिकेटर्स नहीं देती है। बिल्कुल सही। तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो उसका और किसी भी लीग में किसी एक फ्रेंचाइज की तरफ से खेलने का ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और इंग्लैंड क्रिकेटर्स जानते हैं, इसीलिए वो गए हैं।
बिल्कुल सही बात इंग्लैंड है, क्रिकेटर्स जानते हैं और इसीलिए वो गए हैं। और आईपीएल में जब आप इस चीज़ की बात करते हैं कि वो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स नहीं भी गए हैं। हाँ। वार्म अप मैचेस के बजाय उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस की खेलने को तरजीह दी है। उनकी जो माइकल वॉन की ख्वाहिश है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने पूरी कर दी है, वो वहाँ पर खेल रहे हैं। मतलब क्या कह सकते हैं आप? लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ना एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए तशवीश की चीज़ पाकिस्तान के लिए है, बाहर बैठे लोगों के लिए तशवीश की चीज़ है। और जो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है खिलाड़ी, ये ऐसा नहीं है कि उनको पता ना चला हो कि उनके बारे में ये बात हुई है कि यार तुमसे बेहतर तो ये है कि हम किसी आईपीएल की टीम के खिलाफ खेल लें। तो ये चीज़ें उनको जगा सकती हैं, उनको हिला सकती हैं, उनको वापस अपने उस ट्रैक पर ला सकती हैं। ये उनको अपनी जो ट्रू पोटेंशियल है ना, उसके ऊपर आने में बड़ी मदद दे सकती हैं कि भाईजान खड़े हो जाएं, जाग जाएं, लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार 2023 में सौरभ गांगुली ने भी कहा था कोई फर्क नहीं पड़ा, माइकल वॉन ने कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रायन लारा ने आपको 4 टीमों में नहीं रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको उन्होंने 4 टीमों में नहीं रखा, क्या नाम, माइकल वॉन ने भी 4 टीमों में नहीं रखा, माइकल वॉन ने तो इंडिया को भी नहीं रखा था बाहर। सिर्फ मोहम्मद हफीज या शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान का नाम लिया, इसके अलावा जो है वो किसी के भी हमें मुंह से उसका नाम पाकिस्तान का नजर नहीं आया। खैर, इसी के साथ हमें कादिर ख्वाजा ने ज्वाइन किया है, इंग्लैंड में बैठे हैं, मौसम की सूरत हाल देख रहे हैं, खिलाड़ियों को उठता बैठता देख रहे हैं। कादिर कैसे हैं आप? उठता बैठता भी देख रहे हैं। करीब है ना? अल्लाह का शुक्र है मेरा। खाई साहब बैठा कौन हुआ है और इस वक्त उठ कौन रहा है? इस वक्त जो है वो हाफिज साहब, मुझे लगता है शादाब खान जो है वो बस बैठे और लेटते दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद तो बाकी सारे खड़े ही हैं। नहीं, हाफिज साहब की बात का मतलब ये है दिखाई दे रहे हैं कि कौन से खिलाड़ी जो हैं वो रिलैक्स हैं और कौन से खिलाड़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। नाश्ता वाश्ता हो गया होगा ना ख्वाहिश साहब? वही बिल्कुल सर, नाश्ता हो गया। और कार्डिफ में मौसम ये आप पीछे देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले बारिश हो रही थी। और जो मैच है, मैच के दौरान भी वेदर फोरकास्ट में जो है वो बारिश दिखाई दे रही है और 70% चांसेस है देने के, तो ये मैच भी इफेक्ट हो सकता है बारिश की वजह से। और चूंकि कार्डिफ 4-0 देना होया ना, वैसे तो यूके सारा ग्रीन, 4-0 देना होया। साहब अब ये बारिश का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब जो रिजल्ट है उसमें ये चाल है पाकिस्तान के खिलाफ। इंग्लैंड बेसिकली डर चुका है, तो एक से हो सकता है। इंग्लैंड जानता है कि पाकिस्तान ने अब हरा देना है, तो ये मसनूई बारिशें हो रही हैं। अच्छा, मुझे लगता है हाफिज साहब मुझे लगता है वाकई मुझे भी लगता है ये क्लाउड सीडिंग हो रही है और ये पाकिस्तान को जो है ना वो साजिश है। क्योंकि कार्डिफ में हम लास्ट जो 2021 में मैच जीते थे, वाहिद मैच जीते थे, वो भी कार्डिफ में जीते थे। तो इस वजह से कार्डिफ की कंडीशन पाकिस्तान को सूट करती है। लेकिन अब जो है ना वो मुझे लगता है ये बादल भी जो है ना वो साजिश कर रहे हैं हमारे साथ। तो और क्या, देखे ना, मतलब हम कोई आम टीम है, हम लोग वहाँ पे मैचेस जीते हुए हैं, हमें पता है हमने कैसे खेलना है। अब तो हम लोग जॉर्डन और जोफ्रा को भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमारे लिए ये मैच हमारा ही है। अब बारिश होती है तो फिर भाई चाल है पाकिस्तान के खिलाफ, ये ज्यादती वाली बात है। अच्छा वैसे एक चीज है कि हमने फखर जमान ने ऑर्चर को एक शॉट मारी है पीछे फाइन लेग की तरफ, छक्का लगाया, उस पे उतनी शेयरिंग नहीं हुई। वो बाबर आजम ने जो सिर्फ एक मारा ना चौका, वो लॉन्ग ऑन पे, उसके लॉन्ग ऑफ पे, वो उस पे जो है उसकी शेयरिंग जो है वो हाफिज साहब कितनी हो रही है, मिलियंस में शेयर हुई है वो। मीडिया मैनेजमेंट ख्वाजा साहब मीडिया मैनेजमेंट किसे कहते हैं? ये चीज ख्वाजा साहब, मीडिया मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एक शॉट जिसके 4 रन मिले हैं उसकी शेयरिंग कम है और एक शॉट जिसके 6 रन मिले हैं उसकी शेयरिंग ज्यादा है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 45 रन 20 गेंदों पर किए हैं उसकी शेयरिंग कम है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 26 गेंदों पर 32 किए हैं उसकी शेयरिंग ज्यादा है। इसे क्या कहते हैं? इसे बाबर आजम कहते हैं। इसे मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन जो बात की साया कहते हैं सर, साया, ये इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है? सफर तेज, हरकत तेज तर है, सफर आहिस्ता आहिस्ता, मुनीर न्याजी साहब का शेर है। अच्छा, वैसे ये बात ठीक है, जहाँ तक बात की है इनकी कादिर साहब ने फ़खर के शॉट्स की। देखें पाकिस्तान की इस टीम में अगर कोई इतने ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट के साथ बड़े अच्छे बॉलर्स को
शॉट्स खेल सकता है बड़े, तो उसमें फ़खर आपको सबसे नुमाया नज़र आता है। बहुत बेहतरीन कार्य। और आप देखें कि एक फ़ायदा पाकिस्तान को ये भी हुआ कि वो सर्कल में आए बैटिंग करने के लिए। हाँ। 2 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी थी, उससे पहले साइम और रिजवान आउट हुए थे। एग्जैक्टली। तो जिस अंदाज से फ़खर ने बैटिंग की है अगेंस्ट इंग्लैंड की टॉप क्लास बॉलिंग के ख़िलाफ़, तो वो उसके लिए फ़खर के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। और वही एक ब्रीदर था पाकिस्तान के लिए कि जब पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान ये 184 कर सकता है। बिल्कुल सही। फ़खर की जो इनिंग्स है बेसिकली मोमेंटम उसने बनाया है। अब जिस शॉट का जिक्र कर रहे हैं ख्वाजा साहब के, उसकी शेयरिंग बहुत हुई है। अगर वो साहिब शॉट जो हैं वो दबाव में ना आते और थोड़ा वक्त जो है अगर डॉट इतने हो गए थे और चले जाते, फ़खर को स्ट्राइक की तरफ जाते, ठीक है, तो ऐन मुमकिन था कि एक ऑप्शन थी कि फ़खर जिस तरीके से खेल रहे हैं स्ट्राइक उनको मिलता, वो कुछ और शॉट्स उनके लग सकते थे। सही बात है। तो पाकिस्तान के लिए मैच आसान हो सकता था। अब लोग अगर इसी में खुश हैं, आय हाय क्या कवर ड्राइव लग गया। चलो ठीक है, ले लो। ये वही बात है कि मोहम्मद हफीज साहब ने ऑस्ट्रेलिया के बाद सीरीज के बाद ये कहा कि हमने डोमिनेट किया। पैट कमिंस से किसी ने एक चीज जी ख्वाहिश साहब, पैट कमिंस से किसी ने पूछा मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों की, उन्होंने कहा कि तो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर, उन्होंने कहा डोमिनेट तो हमने किया है। उस पैट कमिंस ने कहा अच्छा, लेकिन रिजल्ट तो मैटर कर रहे हैं, सीरीज तो हम जीते। जी ख्वाहिश साहब, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा हाफिज साहब, मैं एक चीज जिसको आपने बताया कि बाबर में प्रेशर आ रहा था, फ़खर इसलिए शॉट्स मारता है क्योंकि फ़खर जो है वो दिलेर खिलाड़ी है। उसको ये परवाह नहीं होती कि उसने अपनी इंडिविजुअल इनिंग खेलनी है, उसने अपनी एवरेज मेंटेन करनी है, उसने अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है। जब एक प्लेयर के लिए खेलता है तो इसी तरह की शॉट्स मारता है। आप माजी में इमरान नजीर को देख लें, शाहिद अफरीदी को देख लें, शर्जील खान को देख लें, मुतअद्दिद जो प्लेयर्स ऊपर के नंबरों पर आते रहे हैं वो इसी तरह के जारहाना इनिंग्स खेलते हैं। और जब ये बाबर आजम पे प्रेशर आता है, बाबर आजम इस तरह की मिडिल ओवर्स में, इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि मिडिल ओवर्स में सिंगल डबल्स जब हम नहीं करेंगे तो उस वक्त हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। तो हम सिंगल डबल जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, बॉलर पे प्रेशर कैसे आएगा? तो बॉलर जो है वो हमें डोमिनेट करते हैं, और अगर हमें डोमिनेट करना है, चढ़ाई करके रखनी बॉलर पर, तो हर शॉट छक्का चौका नहीं लगाना चाहिए, सिंगल डबल से भी आप स्ट्राइक रोटेट। लेकिन इमाद ये भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा खेल खेला है हमने, कि आप इधर इसको बॉल किधर करें, डॉट हो ही नहीं रही। वो तो मुतमईन भी बहुत। ख्वाहिश साहब देखें, एक जो आपने कहा ना कि नहीं, इमाद ने ये भी कहा है कि उन्होंने जो क्रूशल नहीं, ठीक ख्वाहिश साहब, जो आपने कहा है ना कि इसकी फ़खर के हवाले से, फ़खर के हवाले से देखिए, एक हर बंदे की ना एबिलिटी है, हर बंदे की एबिलिटी है। बाबर की एबिलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है फ़खर की एबिलिटी से। फ़खर जो है वो उतना ज़्यादा लंबा मैच हो सकता है ना कर पाएँ, मतलब जो बाबर ने मैच 18वें ओवर में जाके जीतना है ना, फ़खर वो मैच 15वें ओवर में जीत सकता है। तो दोनों की जो एबिलिटी है वो बड़ी उसमें फ़र्क है। जो बड़े शॉट्स हैं सामने की तरफ खेलने हैं या आपने इम्प्रोवाइज करना है, बाबर टेक्निकली करेक्ट है, उसके चौके को तो आप ज़्यादा शेयर कर लेंगे, लेकिन जो शॉट्स की ज़रूरत है ना पाकिस्तान को सर्कल में, जब आप किसी बॉलर के, फास्ट बॉलर के ना, जब आप सर से उठा के मारते हैं ना ऊपर वाला शॉट, तो उसका दिमाग भी हिलता है कि मेरे साथ हुआ क्या है, उसको साइकोलॉजिकली जो है ना बड़ा इफेक्ट होती है वो चीज़। हाँ, अटैक। तो वो एक चीज़ जो है ना वो ज़रा मुख्तलिफ है। अल्लाह करे, वैसे फ़खर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीधी एक इनिंग्स खेली थी वर्ल्ड कप में, जब मेरा ख्याल उन्होंने 100 कर दिया था या कितने रन किए थे, जो बारिश की वजह से मैच पाकिस्तान जीत गया था। उसके बाद अब आप उस इनिंग्स को देख लें, और उसके बाद उनकी ये पहली बारी है जिस इंडिया में, और फिर उनको मतलब वेट करवाने के बाद ये जो दूसरी बारी है उनकी, जिसमें आपको वो अपने हकीकी रंग में नजर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूरत इसी चीज़ की है कि आने वाले मैचेस में अभी देखें, एक वीक लिंक जैसे शादाब, पाकिस्तान का वीक लिंक था ना, शादाब को रन हुए, तो जो रीस टॉपली है ना वो इंग्लैंड का वीक लिंक हो सकते हैं। अभी इसमें सैम करन अगर आते हैं तो उनको खेलना निस्बतन मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे मोहम्मद आमिर वेरिएशन के साथ, लेकिन सर अभी तो मार्क वुड नहीं है आप साहब, ये वही ना, अभी मार्क वुड नहीं है। अगर वो दोनों को देखें, अगर रीस टॉपली की जगह वो मार्क वुड को खिलाते हैं तो 8 ओवर्स तो उनके हो गए जिसमें आपको जेन्युइन पेस मिलनी है 90 माइल्स पर आवर या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो जो मार्क वुड है वो तो 90 माइल्स से 95 तक ऊपर जाते हैं वो। तो ये जो 8 ओवर्स हैं, और पाकिस्तान के जो मिडल में बल्लेबाज आउट हुए हैं ना, अगर इनको एक तरफ से अगर आसानी मिल रही थी तो ये उसी में रन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप देखें, आजम खान जिस बॉल पर आउट हुए हैं उनके पाँव ही नहीं चले। वो क्या था, वो पेस थी,
पेस ने उनके थॉट प्रोसेस को हिलाया। पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या करना है और मैंने किस तरह से शॉट्स खेलने हैं। तो अगर उनकी रिब्स में आएंगी, पसलियों में बॉल आएंगे और मुश्किलात होंगी। तो ये जो रन, आजम खान ने तो खैर विकेट कीपिंग के अंदर भी जो है ना वो अपना कोई इतना खास। जी जी ख्वाहिश साहब। आप साहब एक चीज बड़ी आई है ज़हन में, कल मैंने वीडियो क्लिप कहीं देख रहा था तो शाहिद अफरीदी जो साबिक कप्तान है उन्होंने डिस्कस की एक चीज और आजम खान के बारे में उन्होंने कहा जी उनकी अगर फिटनेस पे बात करें तो मैं टीम के नजदीक भी ना आने दूं। और ये कल यहीं पे बात हुई ना ख्वाहिश साहब, ये कल के शो में बात हुई है और बाकी जगह परफॉर्मेंस भी है। कल के शो में उन्होंने कहा, कल के शो में बिल्कुल आपके साथ ही बैठे हुए शो में बात हुई है। तो क्या ये बाकी सिलेक्शन कमेटी को नहीं नजर आता कि अगर शाहिद अफरीदी और बाकी लोग बच्चे को नजर आ रही फिटनेस, अगर आपने फिटनेस के म्यार के ऊपर शर्जील खान को बाहर रिजेक्ट किया था, उसको सिलेक्ट नहीं किया था, उमर अकमल को आपने सिलेक्ट नहीं किया था, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज थे मिडिल ऑर्डर में, एज ए ओपनर भी शर्जील खान जो है वो जारहाना बैट्समैन थे, बाकी जो आप रागल आप कह रहे फिटनेस का, अब आजम खान के ऊपर आके आपने कंप्रोमाइज क्यों किया? आपके पास पीछे जो डोमेस्टिक में लॉट है वो आपके पास मिडिल में ओवर्स में आने के लिए जो मिडिल ऑर्डर है उसमें आके स्पेशल आपने बंदा तलाश क्यों नहीं किया? ये सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि आपके पास 25 करोड़ अवाम में से वाहिद आजम खान है जिनकी फिटनेस पे भी मिडिल ऑर्डर के अलावा हाफिज साहब देखिए विकेट कीपिंग की भी अगर बात की जाए कोशिश की है तो आजम खान की विकेट कीपिंग भी कोई बहुत खास नहीं है। विकेट कीपर सिर्फ मोहम्मद रिजवान है और उसके बावजूद आप उनको जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से आपकी टोटल जो परफॉर्मेंस है वो इनहिसार है। देखिए बात यह है कि ख्वाहिश साहब जो आपने सिलेक्शन कमेटी का सवाल उठाया, जो मेरा आपने जिक्र किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है अपनी जगह पर। लेकिन आज के दिन में कि जब हम ये बात कर रहे हैं, अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब हो चुकी हुई है। अब यही 15 खिलाड़ी हैं जिनसे हमें तवक्कुआत हैं और जिनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, जिनके लिए नेक ख्वाहिशात रख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें। ये पहले दिन से है। अगर सिलेक्शन कमेटी को ये दिखाई नहीं दिया तो अब तो दिखाई देने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो खुदा अल्लाह ना करे कि किसी को इंजरी हो, कोई फिटनेस मसाइल से इस किस्म के दो चार हो को उसको वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़े। अब तो इन्होंने खेलना है। अब जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, जैसे फिटनेस के हवाले से जिक्र किया, तो ये वो सारे लोग उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट खेली, जो खुद को मॉडर्न डे क्रिकेट के बहुत बड़े कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा समझदार हैं, वो समझते हैं, वो उसके अलमबरदार है मॉडर्न डे क्रिकेट के। तो उनसे सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए था। लेकिन आज जब हम इस 27 मई को ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। उस्मान खेलें, रिजवान खेलें, आजम खेलें। ये असल इम्तहान होगा विकेट कीपिंग का जब आप लो एंड स्लो पिचेस पर जाएंगे, जहाँ पे बॉल ने स्पिन करना है, जहाँ पर बॉल ने ग्रिप करना है। स्पिन करते हुए जब आपको बड़ा शार्प आपकी एजिलिटी होनी चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर बॉल बीट हुआ है स्पिनर का और उसको नीट उसने नहीं लिया कीपर ने, ठीक है, और वो स्टंपिंग का चांस है, फिर आपके पास कॉट बिहाइंड का चांस है, आपके पास रन आउट का चांस है। तो ये वो सारे, और जब आप पीछे खड़े हुए हैं फास्ट बॉलर के ऊपर तो आपके पास वहाँ भी चांसेस, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी है। तो ये वो सारी चीज़ें, वैसे जहाँ तक उनकी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट विकेट कीपिंग करते हुए लेफ्ट राइट डाइव करते हैं ना, तो वो उनमें नेचुरल है उनके डैड की तरफ से, वो बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखें अगर वो फिजिकली फिट हो ना तो आपको ना वो होते हैं ना कि आपकी आंखों को भला मालूम हो कि आजम खान डाइव कर रहे हैं, इतनी नेचुरल डाइव है। मेरे दिमाग को भला नहीं मालूम हो रहा तो अगर वो फिजिकली फिट हो, अगर वो फिजिकली फिट हो तो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट लेफ्ट राइट डाइव करते हुए ना आपको दुनिया में कोई ऐसा विकेट कीपर नजर ना आए जैसे आजम खान है। क्या बात है। आप जिन्होंने उनके डैड को विकेट कीपिंग करते हुए देखा हुआ है ना, लेफ्ट राइट डाइव करते हुए, वो देखा है हमने ये बिल्कुल वैसी करते हैं। लेकिन मसला क्या है कि जब आपका वेट होना चाहिए 68 to 70 और वो वेट है 120-25 किलो, आप 40-50 किलो तो इजाफी लेके चल रहे हैं, तो परफॉर्मेंस उसकी वजह से असरअंदाज होती है ना। अब जो पहलू है ना, अब अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। जब पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, बेहतर टीमों के खिलाफ, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग है, जैसे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला परफॉर्मेंस देंगे। ये ख्वाहिश साहब आपने एक उम्मीद दिलाई थी कि पाकिस्तान ने 4-0 से जीतना है। तीन नहीं, इंग्लैंड मतलब 3-0 और पाकिस्तान जो है वो 3 विन करेगा।
पाकिस्तान मैं उस दिन से उसी उम्मीद पे हूँ। आप देखिए, अब बारिश का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर कल कार्डिफ वाला मैच होता तो हम जरूर जीतेंगे। तो फिर यानी वो जो एक मैच पाकिस्तान ने हारना था वो लास्ट वाला था जो गुजरा है, बस बाकी 3 पाकिस्तान के होते। इनको पता था कि बारिश होनी है। पाकिस्तान ने जो हारना था ना वो पहला था, वो बारिश की नजर हुआ है। ऐसे ही वेदर फोरकास्ट देखा हुआ था, ऐसा ही है मेरा ख्याल, जो हारना था वो पहला था, दूसरा तो एम ही ना, वो दूसरा एम ही हार गया। अब ये वाला इफ्तिखार जल्दी कर गया, फखर जल्दी कर गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अच्छा मेरी बात सुने पाकिस्तान, आपने बाबर आजम की पोस्ट मैच, ख्वाहिश साहब आपने बाबर आजम की पोस्ट मैच गुफ्तगू सुनी है? बिल्कुल सुनी है। उन्होंने कहीं अपने शॉट का जिक्र किया है? नहीं सर, मैं बाहर नहीं, चले वो गुजर गई ना, कभी नहीं, वो गुजर गई। अगर आप नहीं सुन सके गुजर गई। जो उनका एक जो रटा है ख्वाहिश साहब गाल सुनो, क्या उन्होंने अपने स्वीप शॉट का जिक्र किया? नहीं किया। वो नहीं करते सर। अब सुने मेरी बात सुने, दिलचस्प चीज क्या है, देखें वो ये कह रहे हैं कि अगर फखर थोड़ा और खेल जाते तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। और बंदा है खुदा, अगर 5 ओवर आप खेल जाते ना तो फखर ने 70 के ओवर मैच खत्म, आपने बहुत पहले मैच जीत जाना था। मसला फखर के आउट होने से नहीं हुआ है, टर्निंग पॉइंट जो था वो पाकिस्तान के कप्तान का आउट होना था, और बीच में से टांग रख के उसने चला दिया। हाँ, बिल्कुल सही ये असल जो पाकिस्तान के हाथ से मैच निकला है ना, वो बाबर के आउट पाकिस्तान के हाथ से मैच जो देखें ये जो 180 था ना, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा था, रन्स आपको निकलने थे, बाबर को थोड़ा मैच आगे भी चलता ना तो उसको शॉट्स निकालने के लिए, ग्राउंड शॉट्स खेलने के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, उसने निकाल लेने थे अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर भी, डी स्टॉपली के खिलाफ भी, और उसके खिलाफ क्या नाम है तीसरा फास्ट बॉलर जो क्रिस जॉर्डन के खिलाफ भी। इशू नहीं था, इशू ये हुआ कि जब आप डॉट बॉल्स का प्रेशर आपके ऊपर आता है ना, तो फिर वो प्रेशर आपसे गलती करवाता है। अच्छा, बड़ी एनर्जेटिक फॉर्म इनकी मुझे शुरू में लगी है, शुरू में मुझे बड़ी एनर्जेटिक फॉर्म बाबर की लगी है। मतलब एक जो है ना, मुझे उनका वो एक एक्सप्रेशन फेस के मुझे याद है, इंप्रेशंस उनके कि जब उन्होंने मतलब ऐसे शॉट मारी, चेहरों के तासुरात पे ना जाएं। अच्छा चलें ठीक है, तारीफ करने लगी तो पानी गिर पड़ा, मैं क्या बात देखिए, बात यह है बुनियादी तौर पर फखर का उन्होंने जिक्र किया है, इफ्तिखार का इमाद ने जिक्र किया है। इमाद ने खुद अच्छी बैटिंग की है। पाकिस्तान का जो मसला रहा ना, उसमें एक बाबर का टर्निंग आउट होना, और उसके बाद देखिए जॉस बटलर ने अपने बॉलर्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने ऑप्शंस को बढ़ाया। अब चूंकि वो मैच गुजर चुका हुआ है, आजम खान को भी लोग बुरा भला कहेंगे, मजीद कहेंगे जब आप हारेंगे, अल्लाह करे कि जीते, हमें ये मौका ना मिले कि हम उनको बुरा भला कहें। हाफिज साहब, बॉलिंग जो है वो मेरे ख्याल से, मुझे जो एक चीज़ फील हुई है ना, जॉस बटलर के अलावा जो है ना, वो लास्ट टाइम भी किसी ने कोई बहुत देर तक बैटिंग नहीं कर सका कोई भी प्लेयर। तो अगर मतलब बॉलिंग जो है वो दे दी जाए पहले इंग्लैंड को, और पाकिस्तान जो है वो उसके बाद मतलब आगे परफॉर्म करता है, यानी कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेता है, देखिए मतलब इससे कोई फर्क पड़ सकता है? जॉस बटलर ने एक टाइम में मेरा ख्याल है उनके 18 गेंदों पर 17 या 17 गेंदों पर 18 नहीं, उन्होंने ऑब्वियसली स्कोर उन्होंने बहुत अच्छा, और वही एक परफॉर्म करते रहे। फिर उसके बाद एक मौका ऐसा था कि 22 बॉलों पर वो स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, 22 बॉलों पर 25 नहीं, 25 बॉलों पर 22 स्ट्रगल किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने, अब देखे ना फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, दोनों के ऑप्शंस देखते हैं, तो आपको वहां पर ऑप्शंस ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। हालांकि जोनी ब्रेस्टो को बहुत अच्छे टच में नहीं थे, मतलब कंफर्टेबल नहीं थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ लक उनकी साइड के ऊपर थी और शॉट्स उनके लग गए। लेकिन फिल सॉल्ट कोई भी इतना खास कोई परफॉर्म करता हुआ मुझे नजर नहीं आया, बटलर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को फिल सॉल्ट आउट हुए ना, तो चार्ज किया है उसने, क्या नाम है दूसरा उनका जो था, विल जैक्स ने स्ट्राइक किया। उस वक्त बटलर उनको सपोर्ट करते रहे, फिर जोनी ब्रेस्टो आए हैं तो दोनों के शॉट्स लगे, फिर जब शादाब आए हैं, शादाब को अटैक किया उन्होंने, क्या नाम है इसने, जॉस बटलर ने। और बटलर जैसा खिलाड़ी जब आप देखें कि 22 गेंदों पर 25 या 25 गेंदों पर 22, और जब वो फिनिश करता है तो आप उसका स्ट्राइक रेट देख लें कि वो कहाँ तक अपनी टीम के रन्स को ले गया है। तो जो आपके पास आपकी फिजिक, और जो उसने हारिस रऊफ को लगाया है ओवर दी कीपर्स हेड छक्का, वो देखें कि किस शानदार अंदाज में, क्या ये शॉट रातों रात तो नहीं आ गई? आपको पता है कितने साल हो गए उसको इस शॉट की प्रैक्टिस करते हुए? नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। ख्वाहिश साहब तो जेहन च कोई गल होए, मुझे कल यासिर अरफात साहब ने बताया
2013-14 से हमने तो नो लुक शॉट के ही देखी है, और उसी की 2013-14 से बटलर इस शॉट को वो कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज 2024 है। ये ऐसे ही नहीं आते शॉट्स। और आप देखें कि जो उसने रिवर्स स्वीपर, भी तो 5-6 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं नो लुक शॉट। नहीं, अब नो लुक बॉल हो गई है वो भाई साहब, अब बॉल ही नजर नहीं आती। बॉलर हो वो तुसी ते बॉलर हो मैं ते नो लुक शॉट हो ते हमें नो लुक बैट, वो सुता भी शॉट मार देवे। जोफ्रा आर्चर को मारने में और शॉट लगाने में फर्क होगा ना ख्वाहिश साहब। ये उन्होंने कहा नो लुक, उन्होंने कहा उन लुक की कोई नहीं होनी, बात ठीक है। उन्होंने कहा उन बस लबो केड़ी लुक, उन्होंने कहा यार मैं लुक पैगी सड़क दे उत्ते। नो लुक विकेट्स, नो लुक बाउंड्री, नो लुक सिंगल डबल, मतलब वो हर चीज में नो लुक ही है बस। आप देखें कि वो जितनी मरतबा आउट हुए हैं, देखिए प्लेयर्स आउट होते हैं अपने फेवरेट जोन में, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने फेवरेट जोन पर आउट होते हैं क्योंकि वो आपका स्कोरिंग जोन भी होता है, लेकिन आप 15-20 मैचेस में हर वक्त जो है ना अपने शॉट्स जो हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें क्या फ़ायदा है आपके शॉट्स का कि आपके पास आपकी ऑफ साइड पे शॉट्स हैं, आपके पास सीधे भी शॉट्स हैं, लेकिन आप हमेशा जो है वो अपनी स्क्वायर के ऊपर आउट हो रहे हैं, टांग के ऊपर। आपने ये सामने वाला ग्राउंड किस लिए रखा हुआ है? अच्छा मेरी बात सुनिए, मुझे ना एक बात की समझ नहीं आती है कि सबका यही कहना है, मैं भी यही कहती हूँ कि पाकिस्तान जो है अपने अगेंस्ट टीम के मुताबिक खेलता है, जैसी टीम होती है पाकिस्तान वैसा खेलता है। अभी आयरलैंड में पाकिस्तान ने जिस पोजीशन पर, जिस म्यार पर पाकिस्तान ने 2 सीरीज जीती हैं, पाकिस्तान वही अपनी जो है ना वो एक तरह से फेज़ और उसी मोमेंटम को कायम रखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ गया। कोई आउट ऑफ द वे जाके नहीं गया, सिर्फ बॉलिंग में कुछ फैसले ठीक किए हैं, ठीक है, मतलब पोजीशनिंग अच्छी की है, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे वो आयरलैंड वाली स्ट्रेटजी ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं ख्याल है? नहीं, देखिए बात यह है कि आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तान के पास तो ऑप्शंस यही हैं। ये अगर इंडिया यानी जैसे पहले आपने मतलब बॉलिंग की, आपने उनको मौका दे दिया कि वो बैटिंग करें और फिर आप चेस की तरफ जाएंगे, हर जगह पर ऐसे तो नहीं होता। पाकिस्तान यूजुअली जो है ना T20 क्रिकेट में देखें कि पाकिस्तान कोशिश करता है कि ये चेस की तरफ जाए। मुझे याद पड़ता है कि जब पाकिस्तान ने इधर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड में 5 मैचेस खेले थे ना, वहाँ पे भी पाकिस्तान ने टॉस ज़्यादा जीते थे और पाकिस्तान चेस की तरफ गया था। लेकिन जॉर्डन जोफ्रा आमने सामने हो, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप ऐसे आउट हो जाएंगे। देखें हर किसी की एक कंफर्ट लेवल होता है ना, तो वो कंफर्ट की तरफ देखते हैं कि हम कहाँ पर कर सकते हैं। ख्वाहिश साहब, ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज़ थी पाकिस्तान में, इसमें भी मेरा ख्याल है टॉस, आपको याद पड़ता है कि कौन जीता होगा, अगर आप फौरी तौर पर आपके ज़हन में आता हो? जो भी रिसेंटली हुई है, इवन मेरा ख्याल मिले जुले थे, और इसमें 2 मरतबा बाबर ने मेरे ख्याल में जीता था और 2 मरतबा न्यूजीलैंड ने जीता था। हाँ, एक मैच में यही आई थिंक सो 2-2 के मेरे ख्याल से 3 बार चेस करते हुए ना पाकिस्तान चेस करने के लिए जाता है, पाकिस्तान चेस करने के लिए जाता है। अब इस ग्राउंड पे जब पाकिस्तान ने जहाँ पर आखिरी मैच खेला है, वहाँ पर शायद ये भी एक स्टैट शेयर हुआ था कि चेस करते हुए यहाँ पे 140 समथिंग जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उस दिन ये बात हो रही थी कि शायद पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर अंदाज में चेस कर दे, हो नहीं पाया। देखिए हुआ ये है, अब अभी तक ना ये वाले जो मैचेस हैं ना पाकिस्तान ने जो खेले हैं, ये बात वैसे हो चुकी है कि क्या इशू है पाकिस्तान की बैटिंग का। आने वाले दिनों में ना जैसे जैसे मैचेस आगे चलेंगे तो सवाल ये पैदा होगा, फिर हम 2-3 साल की जो तसलसल है ना, जो पाकिस्तान टीम के इश्यूज़ हैं बैटिंग को लेकर अगेंस्ट टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग, हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान की टीम को आउट कर दिया शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर UAE में, ठीक है, और इंग्लैंड पाकिस्तान खेलने के लिए आया, मार्क वुड ने एक बाउंसर के ऊपर पाकिस्तान की टीम को आगे लगाया। अब आप कल के मैच में भी देखें जो इससे पहले 2 दिन पहले मैच हुआ है जिसमें पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स थे वो उनके ज़हन में कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर ज़रूर होगा। जब आप 16 रन्स निकाल लें ना, इफ्तिखार अहमद 16 रन्स निकाल लें एक ओवर में, और आखिरी बॉल पर भी बड़े शॉट के लिए चले जाएं, तो फिर आपके जहन में आता है यार ये अगला ओवर देख रहे हैं, इसके बाद वाला ओवर कि अगर ये मैंने 5 बॉलों पर 16 है तो मैं ये 6 आखिरी बॉल पर अगर 6 की कोशिश करता हूँ तो मेरा ये ओवर हो जाएगा 22 का। 22 का ओवर ये मैं कर लूँगा, उसके बाद आएगा जोफ्रा आर्चर। तो अगर वो ओवर 7-8 रन्स का भी निकलता है तो मैं 2 ओवर में 30 रन्स मेरी जेब में होंगे, और अगर अगला ओवर 3-4 रन का भी निकलता है, जोफ्रा बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, तो रन्स हो जाएंगे 24 के करीब। तो 12 का 2 ओवर्स में 12, तो फिर मैं जो मेरा रिक्वायर्ड रन रेट है मैं उसके ऊपर होऊंगा। लेकिन अगर वो 16 वाला
आखिरी पे सिंगल करता है, 17 हो जाते हैं, और 17 में वो ये देखता है कि अगले मेरे ओवर अगर जोफ्रा रन्स नहीं देता 5-6 पे, तो इसका मतलब ये है कि मैं 22-21 पे रहूँगा। हाँ। तो मेरा रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो नहीं होगा, और उसके बाद फिर आपके ऊपर बिल्ड होगा प्रेशर, तो फिर आपको तीसरे ओवर में लूटने की कोशिश करनी पड़ेगी जोफ्रा के बाद वाले में। तो ये जो कैलकुलेशन है ना ड्यूरिंग मैच, ये आपका असल इम्तहान होता है कि आप कर कैसे रहे हैं, आप किसके खिलाफ कर रहे हैं, आपने अगला ओवर किसके खिलाफ खेलना है। देखिए 15वें ओवर में अगर कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, वो ये सोचेगा 16वां किसने करना है, 17वां किसने करना है, 18वां किसने करना है, 19वां 20वां कौन करेगा, क्या हम 20वें ओवर तक मैच लेकर जाते हैं या नहीं जाते, तो 20वें ओवर में रन्स कितने होंगे जो हमने आखिरी ओवर में करने हैं, उनको 20वां ओवर कौन कर रहा होगा। 18वें ओवर तक अगर हम कंफर्टेबली रन्स कराते हैं तो 16वां 17वां 18वां ओवर जो है वो कौन कर रहा होगा। तो ये ड्यूरिंग मैच ना ये आपकी सारी की सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इंग्लैंड ने बैटिंग की पाकिस्तान के खिलाफ, आप देखेंगे हर उस ओवर में जिसमें शादाब आया, वो लगता था कि वो पहले से दिमाग उनका तैयार था कि हमने इसको कैसे मारना है और हमने इसके खिलाफ रन्स कैसे निकालने हैं, उन्होंने निकाले हैं। तो ये सिर्फ प्लानिंग से नहीं हो सकता। मतलब मैं और आप प्लान कर लें कि हमने नांगा पर्वत पे जाना है, तो सिर्फ प्लानिंग से तो नहीं जा सकते। उसके लिए हमारे अंदर वो सलाहियत होना ज़रूरी है, हमारी उतनी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, हमारे पास उतना इक्विपमेंट होना ज़रूरी है, हमारे पास वहाँ तक जाने के लिए पैसे होना ज़रूरी है। तो ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपके पास नहीं होंगे, अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप नहीं कर सकते। अच्छा अवध साहब, मुझे एक बात बताएं। ख्वाहिश साहब यानी दूर जाके भी एक ही गल नहीं पूछनी है, 2-3 पूछो। जो कल मैच होने जा रहा है, बारिश की वजह से मैच मुतासर भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। ओपनिंग पेयर को चेंज नहीं करना चाहिए कल। फखर और रिजवान अगर साइम के साथ भेज दें, या फखर को रिजवान के साथ भेज दें, साइम को एक नंबर नहीं चले। ख्वाहिश साहब मैं आपको ये बात बताऊँ, मेरे अगर ज़ाती तौर पर हम तो आज कई हफ्ते गुजर गए हैं ना, उस वक्त सिर्फ साइम और बाबर या रिजवान की ओपनिंग पेयर की बात हो रही थी। हाँ तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको चाहते भी हैं ना, तो आपको बाबर और रिजवान के साथ ही ओपन कर, नंबर 3 पर आप साइम को खिला लें और उसके बाद आप फ़खर को खिला लें, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा इस तरीके से हो सकता है कि अगर आप पावर प्ले में 50-60 फ़खर और रिजवान और बाबर कर देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, क्योंकि मुसीबत पाकिस्तान को पड़ती है ओवर नंबर 7 से 12 तक। तो आपके पास एक लाइसेंस टू किल होगा कि आप जाएं ऑल आउट अटैक करें साइम की मौजूदगी में। तो शॉट्स थोड़े से, इसके पास शॉट्स हैं साइम के पास, ऐसा नहीं है कि इसके पास शॉट्स नहीं है। तो थोड़ा सा वो भी निकलेगा अपनी उस जगह से कि चलो उसको स्कोर बोर्ड रोटेट करने का सिंगल्स डबल के साथ हौसला भी मिल जाता है ना कि शुरू में रन्स पड़े हैं, मतलब और एक कॉन्फिडेंस उसके पास हो सकता है। लेकिन अब इस वक्त में अगर आप ये कहें ना, ये हमें चीजें समझ में आती है। ख्वाजा साहब अगर फखर को इस वक्त ओपन करा देंगे ना, तो मिडिल ऑर्डर में कौन करेगा? लाखों डॉलर्स ले रहे हैं, नहीं लाखों डॉलर्स ले रहे हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके पास 4 ऑप्शन है ना सर, आपके पास 4 ओपनर खेल रहे हैं, आप उनको शफलिंग कर सकते हैं, आप उनमें से शफलिंग कर सकते हैं। हाली साइम अयूब का, फखर जमान भी तो नीचे नंबर पे आकर खेल रहा है, उसकी एबिलिटी ओपनर की थी, वो नीचे आके अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। आप देखिए उस्मान खान ऊपर नंबर पर खेलता है, तो कादिर साहब साइम तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करेगा फिर कि मेरा नंबर आपने छेड़ा है तो अब तो मुझसे बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं हो रहा, वो तो एक और एज मिल जाएगा। साइम मेरी बात सुने, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ये देखें, ये आप नाजरीन को दिखाएं, ये मेरे हाथ जुड़े हैं। टीम मैनेजमेंट को बताएं कि साइम अयूब ऊपर भी कुछ नहीं कर रहा। अगर वो ऊपर 30 मैचों में कुछ नहीं कर रहा, 2-2.5 ओवर्स का प्लेयर है, तो उसको नीचे ट्राई कर लो यार, खुदा का वास्ता है। आप लोग मजाक थोड़ी समझ रहे हो, पाकिस्तान टीम है, कोई दूसरे की टीम नहीं है, स्टेडियम की कोई घरेलू क्लब नहीं है। ख्वाहिश साहब अब तो चलने दें, अब ना इसको वर्ल्ड कप तक जाने दें। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। हाथ जोड़े, एक मैच है ना आपका प्रैक्टिस मैच है हाफिज साहब, इसका आपका प्रैक्टिस मैच है। आप इसमें इंग्लैंड के खिलाफ आपको प्रैक्टिस मैचेस मिले हैं ना, आप उसमें ट्राई करें यार, कॉम्बिनेशन ट्राई करने में क्या हर्ज है। अगर आपने फखर को नीचे रखा हुआ है तो आप जो है रिजवान को एक दफा नीचे ले आए, फखर साइम को ओपन करवा लें, या साइम को नीचे लेकर फखर और रिजवान के साथ ओपन करवा लें। आप थोड़ा सा ट्राई तो करें, क्योंकि 4 ओपनर आपके पास खेल रहे हैं, आप उनमें से 4 में से वैसे भी तो साइम 2-2.5 ओवर में आउट हो जाता है, और फखर जमान को नए जो है वो बॉल मिल जाता है, दायरा मिल जाता है। रिजवान भी अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए जल्दी, लेकिन रिजवान और ख्वाहिश साहब ने मैं के शायद है ना सामने रिजवान हो गया, वो आप लोग जाया कर रहे हो उस्मान खान के साथ। ख्वाहिश साहब देखें देखें ख्वाहिश साहब, बात यह है कि ये जो हिकमत अमली है ना, इसका बड़ा अहम किरदार होना है। पाकिस्तान अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप में अच्छा खेले, सबसे पहली हमारी ख्वाहिश और दुआ यही है। ये जो हिकमत अमली ना कि आप अपने प्लेयर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप कौन सी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में करते हैं,
और आप कैसे अपनी पोटेंशियल पर आकर खेलते हैं। अब ये जो है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है पाकिस्तान के पास। आप यही कर सकते हैं, आप 3 विकेट कीपर्स तो खिलाने से रहे ना एक स्क्वाड में, कि आप रिजवान को भी खिलाएं, आजम को भी खिलाएं और आप उसको भी खिला लें, उस्मान को भी। तो आपके 2 फील्डर्स जो है ना, इसका मतलब है आप इन तीनों को खिलाएंगे तो आप उस्मान अगर क्या उतना अच्छा फील्डर होगा जितना कि कोई और हो सकता है। सो ये चीज़ें बड़ी ना, मतलब एक इसमें ना उलझन सी है, उलझाव सा है जो नज़र आता है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास जितने इन्होंने मैचेस खिला लिए हैं साइम को, अब अगर ये उसको बाहर बिठाएंगे और अगर ये उस्मान को खिलाते हैं, अगर उस्मान से भी रन्स नहीं होते जिनको तो कंटिन्यूअसली मौका नहीं दिया जा एक और मुसीबत आ जाएगी, उसका भी कॉन्फिडेंस खराब, उसका भी कॉन्फिडेंस खराब। और ये पाकिस्तान ये तजर्बा, ये वाले इस किस्म के फैसले पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में कर चुका है। ये जो टीमें आपकी बनती हैं, ये ऐसे नहीं बनती कि आपने एक मैच में कोई और है, एक मैच में कोई और है, एक मैच में कोई और है। तो ये जो बाहर बैठकर टीम को मुंतखब करने वाले हैं ना, ये उनका काम है। और उसके साथ साथ जो टीम के अंदर कप्तान है, ये उसका काम है। उसको पता होना चाहिए कि ये किस हैसियत में है बंदा, इसकी क्या अहलियत है, इसकी क्या काबिलियत है, ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए जा सकता है, ये ज़हनी तौर पर कितना मजबूत है, ये पाकिस्तान के लिए कितने मैचेस जीत सकता है, पाकिस्तान के लिए कितना परफॉर्म कर सकता है, ये हाई क्लास बॉलिंग को किस तरीके से फेस कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो इसलिए अब इस वक्त पे जब हम ये वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं, 2 मैचेस हम उससे पीछे हैं, इसके बाद हमने अमेरिका जाना है और फिर वहाँ से वेस्ट इंडीज जाना है। सिर्फ एक ही मैच है आपके पास, उसके बाद 6 जून वाला और उसके बाद 9 जून को आपका भारत के साथ मैच है, और उसके बाद फिर वापस आना है पाकिस्तान। मतलब फिर 2 ही मैचेस है ना, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट तो भारत वाला मैच है ना। देखिए बात ये है कि अभी की जो सूरत हाल है ना, अब ये मतलब अब आपको साइम को खिलाना ही खिलाना है, अगले मैचेस भी खिलाने हैं और अब आप उसके पास चांस लें, जितना भी आप ले सकते हैं। देखिए ये मेरा ख्याल वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था, शायद कौन नहीं चल रहा था तो फिर फ़खर को लाए गए, शायद कौन हो, अब्दुल्ला से रन्स नहीं हो रहे थे या पता नहीं किससे हो रहे थे। तो वो उस वक्त भी हमने ये 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी किया था, अब्दुल्ला से। हाँ, तो फिर फ़खर को लाया गया था। तो इस वक्त अब आपने उससे इतने मैचेस दे दिए हैं, तो ये तो अब आप खिलाएंगे उसको। और ख्वाजा साहब के एक बड़े पसंदीदा खिलाड़ी हैं टीम में, नाम उसका नहीं मैं लेता, वो साइम जब तक घर वापस नहीं पहुंचेगा, हाफिज साहब कह सकते हैं, जब तक साइम अपने घर वापस नहीं जाएगा ना, हाँ, हम उसको खिलाते ही रहेंगे। खैर अभी फिलहाल नहीं, ख्वाजा मैं नाम ले यार, ख्वाजा मैं नाम ले, कादिर ख्वाजा बाबर आजम साहब आपके बिल्कुल सामने होंगे, यकीनी तौर पर आप बहुत नजदीक हैं उनके, हमारा सलाम पेश कीजिएगा। अभी फिलहाल वक्त होता है रैप अप करने का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। ख्वाजा साहब अच्छा, मेरा एक और बड़ी पाकिस्तान, इससे पहले जाते जाते मैं अपने नाजरीन के लिए, पाकिस्तान में ना एक बड़ी अच्छी चीज़ और हुई है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में, कि वो जो ऑस्ट्रेलिया की वॉलीबॉल टीम है ना, वो पहली मरतबा आई है पाकिस्तान। ख्वाजा साहब इसी तरीके से है ना, तो उसकी एक अपडेट है, वो हम पहली मरतबा आई है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की, प्राउड मोमेंट है। हाँ, पाकिस्तान के लिए ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की वॉलीबॉल के लिए, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए, और पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों के लिए। तो मेरा ख्याल ख्वाजा साहब इस्लामाबाद पहुंची है ना टीम, इसी हफ्ते में ना उनके 2-3 मैचेस हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की वॉलीबॉल टीम। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है कि एक क्रिकेट से हटके भी जो दीगर खेलों की सरगर्मियाँ हैं वो भी पाकिस्तान में जारी हैं। अभी ये वॉलीबॉल है, फिर वहाँ पे उसके साथ साथ जो हैं क्या नाम है उसका, फुटबॉल भी होना है। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है कि ऑस्ट्रेलियन वॉलीबॉल टीम का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना, पाकिस्तान में वॉलीबॉल के फ़रोग के लिए बहुत अच्छा है। और थैंक यू उनका ऑस्ट्रेलियन वॉलीबॉल टीम का और पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का, जिन्होंने इस टूर को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिन्होंने इन मैचेस के इनेकाद के लिए अपना किरदार अदा किया। और हुकूमत यकीनी तौर पर जो हमारी है, उन तमाम जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको तमाम तर सहूलियात और सिक्योरिटी के हवाले से, अमन अमान के हवाले से बेहतरीन सहूलियात। बिल्कुल सही बात है। अब खैर नाज़रीन, वक्त बहुत कम है, हम ऑल टाइम हाफिज साहब आपका भी ले चुके हैं, कादिर साहब आपका ले चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, देखना बहुत ज़रूरी है कि बारिश होती है या नहीं होती है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है और फिर मैच नहीं होता है, फिर रन्स भी नहीं आता है। आपसे मुलाकात होती है नाज़रीन 9:30 बजे, डिस्कस करते हैं, सूरत हाल जानते हैं कि कल के हवाले से क्या है, क्या मौसम है, और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि कादिर साहब इंग्लैंड में मौजूद है, वो बेहतर बता सकते हैं कि कोई गम
कॉम्बिनेशन या इस हवाले से कोई गुफ्तगू है तो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कल मैच जो होगा उसमें कौन सी टीम जो है वो कितना स्कोर करेगी, कौन जीतेगा, मुझे प्लीज़ आप बताइए ताकि मैं रात वाले शो में आपके कमेंट्स शामिल करूँ। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।